इंसान चाहे अपने घर से कितना भी दूर रहे, परिवार की याद, उसकी चिंता हर समय उसके दिमाग के किसी न किसी कोने में बनी रहती है और उसे अपने घर से जोड़े रहती है। और ये लगाव, ये जुड़ाव इतना मजबूत होता है कि हजारों मील दूर बैठकर भी परिवार को महसूस किया जा सकता है। अधीश का मन भी अपने परिवार की तरफ से अब तक शांत ही था, लेकिन अब अचानक उसके मन में एक उथल पुथल सी मच गई थी। उसे लग रहा था कि प्रकाश नगर में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन क्यों उसका मन बेचैन था। लेकिन 1 साल पूरा होने से पहले वो घर जाएगा कैसे? माधवी ने अधिपति कैलाश के पास संदेश भेज दिया था और उन्होंने जवाब भी दे दिया था कि जैसे ही इस कार्य के योग्य कोई उन्हें मिलेगा वे सीधे माधवी के पास भेज देंगे। अब माधवी निश्चिंत हो गई थी। एक दिन अमृत और माधवी महल के बगीचे में बैठी हुई धूप सेक रही थी। बच्चे पास ही खेल रहे थे। विश्वा जी और मधुमती देवी इंद्रनगर गए हुए थे, तो महल का कार्यभार अमृत के ऊपर ही था। घर के कामों से फुर्सत पाकर उस बगीचे में आकर बैठी थी कि तभी एक दासी दौड़ी दौड़ी आई। बड़ी बहू जी, आपसे मिलने एक स्त्री आई है। अमृत कुछ हैरान होकर बोली, मुझसे मिलने? स्त्री? अच्छा, उसको बैठने को कहो, मैं अभी आती हूं। इतना कहकर अमृत उठने लगी। उसे जाता देख माधवी भी उसके साथ हो गई। मैं भी चलती हूं दीदी। और दोनों बच्चों को साथ लेकर वो भी महल के बड़े गोल कमरे में आ गई। अमृत और माधवी जब गोल कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री ध्यान से कमरे की दीवारों पर टंगे चित्रों को देख रही थी। एकाएक वो उसकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकी, क्योंकि उस महिला की पीठ उनकी ओर थी। तभी एक सेविका ने अमृत और माधवी के आने की सूचना दी। कहिए, आपको क्या कहना है? बहू जी आ गई हैं। वो स्त्री पलटी। अमृत और माधवी दोनों की नजर एक साथ उसके चेहरे की ओर पड़ी और एक पल के लिए दोनों को जैसे झटका सा लगा। वो 16-17 साल की एक तरुणी थी। उसके कपड़ों से वो साधारण परिवार की लगती थी, लेकिन वो सुंदर थी और उसके चेहरे में एक सम्मोहन था। वे दोनों उसके चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थीं। प्रणाम, मेरा नाम चंद्रिका है, उस लड़की ने कहा तो जैसे दोनों की तंद्रा भंग हुई। अमृत ने उससे पूछा, अच्छा कहो, किस काम से आई हो? वो लड़की तनिक मुस्कुराकर बोली, जी मैंने सुना है आपको अपने बच्चों के लिए एक घरेलू शिक्षिका की जरूरत है। अमृत बोली, सो तो है, क्या तुम बच्चों की जिम्मेदारी उठा सकती हो? चंद्रिका ने कहा, आप कुछ दिन मेरा काम देख लीजिए, मैं पहले भी ये काम कर चुकी हूं। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ है और मैं अपनी पढ़ाई के खर्च उठाने के लिए बच्चों को संभालने और सिखाने का काम करती हूँ। आपके बालक अभी छोटे हैं तो शुरू से ही उन्हें युद्ध, बोली और भाषा, बड़ों का सम्मान और अन्य जरूरी गुणों से परिचय कराना मेरा काम रहेगा। इसके अलावा भी जो आप कहें मैं सिखा दूंगी। अमृत ने यह सुनकर माधवी की ओर देखा। माधवी तो पहले ही चंद्रिका से सम्मोहित हो चुकी थी। उसने सहमति में सिर हिला दिया। माधवी को सहमत देखकर अमृत ने भी हाँ कर दी। ठीक है, तुम कल से ही काम पर आ जाना। हम भोजन और वस्त्रों के अलावा 100 मोहरें हर माह तुम्हें देंगे। चंद्रिका बोली, जी स्वीकार है, जैसा आप कहें। अगले दिन से चंद्रिका उनके महल में आने लगी। दोनों बच्चे उससे जल्दी ही हिल मिल गए थे। अमृत और माधवी भी अब प्रसन्न थी। चंद्रिका के आने से उनके सर से जैसे एक बड़ा भार हट गया था। अमृत को लग रहा था कि चंद्रिका को अधिपति ने भेजा है। माधवी का भी यही सोचना था, क्योंकि उन्होंने इस बात की चर्चा अधिपति के अलावा तो किसी से की नहीं थी। लेकिन अब तक दोनों को ही ख्याल नहीं आया था कि एक बार अधिपति कैलाश को उसके बारे में बता दें। चंद्रिका ने दोनों बच्चों की लगभग पूरी जिम्मेदारी उठा ली थी। अब अमृत और माधवी आराम से गृहस्थी के काम करती और खाली समय में अपनी रुचि के काम में व्यस्त रहती या आराम करती थीं। बच्चों को चंद्रिका को सौंप कर वे जैसे निश्चिंत हो गई थीं। मधुमती देवी जब लौट कर आईं तो शुरुआत में उन्हें इस बात पर आपत्ति हुई, लेकिन जल्दी ही चंद्रिका के मीठे व्यवहार और जिम्मेदारी से बच्चों को संभालने के तरीके ने उन्हें भी प्रभावित कर दिया था। अधीश ने जब आंखें खोली तो उसके चारों तरफ धुआं फैला हुआ था। पहले तो उसे लगा कि वो फिर किसी नई जगह पर आ गया है, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि वो किसी हवन कुंड से उठने वाला पवित्र धुआं है और वो ठीक उसी जंगल में खड़ा है जहां से वो दूसरी दुनिया में दाखिल हुआ था। उसने आंखें मलकर चारों तरफ देखा। एक और समीर जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है। वो दौड़कर उसके पास गया। समीर,
समीर उठो, आंखें खोलो, हम वापस आ गए हैं। समीर ने कुछ देर बाद आंखें खोल दी। इतने दिनों तक पुतला बने रहने के कारण वो बहुत कमजोर हो गया था और ये छोटा सा झटका भी सहन नहीं कर सका और बेहोश हो गया। अधीश ने तुरंत अपने छल्ले से निकालकर एक औषधि उसे पिलाई, तब जाकर समीर में उठने की शक्ति आ सकी। उसने अधीश से कहा, अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, चलो जल्दी इस जंगल से निकलते हैं, इससे पहले कि फिर कोई नई बला सर पड़ जाए। अधीश ने हां में सर हिलाया, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं था। जिस काम के लिए वो यहां आया था वो तो हुआ ही नहीं था। अब वो विषैली बर्फ नाम का महत्वपूर्ण मंत्र कैसे सिद्ध करेगा? खैर, अभी तो वापस जाना चाहिए, उसने सोचा। ये धुआं कहां से आ रहा है अधीश? अधीश ने इधर उधर देखते हुए कहा, मैं भी वही सोच रहा हूं, चलो चलकर देखते हैं। फिर वे दोनों उठकर धुएं का स्रोत खोजने लगे। थोड़ी ही देर बाद दूर से उन्हें 3 पुरुष हवन करते हुए दिखाई दिए। अधीश ने ध्यान से देखा तो धुएं के बीच भी उसे उन तीनों की आकृतियां जानी पहचानी सी लगी और मंत्र को ध्यान से सुनने के बाद वो आवाज पहचान गया और चहक कर बोला, समीर, ये तो बलवीर जी और आचार्य कश्यप की आवाज है, चलो उनके पास चलते हैं। वे दोनों दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन उन तीनों ने अधीश और समीर पर ध्यान नहीं दिया। पहले हवन की विधि पूरी की, समापन किया, फिर अधीश की ओर देखा। आचार्य ने खड़े होकर अधीश को गले से लगा लिया। बेटे, तुम कहां चले गए थे? मुझे तो चिंता ही हो गई थी, कहते हुए उन्होंने अधीश का माथा चूम लिया। अधीश को आचार्य कश्यप के पास वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा था। वो बोला, आचार्य, आप मेरी चिंता करना छोड़ दें, मैं कहीं भी जाऊं लौटकर आपके पास ही आऊंगा। इसके बाद वो बारी बारी से बटुक और बलवीर के पास गया और उन्हें प्रणाम कर धन्यवाद कहा। महाशय, सिर्फ आपके प्रयासों के कारण ही मैं आज इतनी आसानी से वापस आ सका हूं। उसका कहना सही था। उसे वापस लाने में लारा के जादू के साथ साथ आचार्य और बलवीर की प्रार्थनाओं का भी असर था। समीर ने भी सभी को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। आचार्य तो उसे वापस आया देखकर बहुत ही खुश हुए, लेकिन उन्हें अधीश पर विश्वास था कि वो कुछ भी करके समीर को वापस लाएगा। बलवीर जी बोले, हमें तो यहां आना ही था, लेकिन पहले यहां से निकलते हैं। सराय वापस चलकर तुम मुझे पूरी कहानी विस्तार से बताना। अधीश ने हामी भर दी। वे तीनों वापसी को मुड़े। अभी चंद कदम ही चले होंगे कि किसी स्त्री की आवाज ने उन्हें रोक दिया। रुकिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। यह आवाज सुनकर अधीश चौंक पड़ा। उसने घूमकर पीछे देखा तो धुएं को चीरती हुई एक स्त्री सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अधीश की आंखें फैल गईं। सताक्षी, तुम यहां कैसे? सताक्षी शरारत से मुस्कुराते हुए बोली, तुमने क्या सोचा था, मुझे चकमा देकर वापस चले जाओगे? मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे चली आई। ये सुनकर अधीश झेंप गया। उसके गुरुजनों के सामने कोई लड़की उससे इस तरह बात कर रही थी, ये सोचकर ही उसे संकोच हो रहा था। लेकिन अब अधीश की समझ में आ गया था, आते समय उसका दूसरा हाथ थामने वाली वो सताक्षी ही थी। उसने सताक्षी से पूछा, लेकिन तुम यहां क्यों आई? सताक्षी बोली, बताया तो, तुम्हारे पीछे चली आई। अब या तो मुझे अपने साथ ले चलो या यहीं जंगल में भटकने और जंगली जानवरों का शिकार बनने के लिए छोड़ दो। अधीश ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ प्रश्नवाचक दृष्टि से आचार्य की ओर देखा। अधीश की आंखों में विवशता देख आचार्य ने बात संभाल ली। बेटी, तुम्हें यहाँ जंगल में हम नहीं छोड़ सकते, हमारे साथ नगर तक चलो, फिर वहीं फैसला किया जाएगा कौन कहां और किसके साथ जाएगा। आचार्य की बात सुनकर अधीश को थोड़ी राहत मिली। अब लौटते समय वे लोग 5 नहीं 6 थे। शहर आते आते अंधेरा हो चुका था। बलवीर ने अपने एक मित्र के घर सताक्षी को भेज दिया। उसकी 6 लड़कियां थीं। बलवीर ने सोचा कि उनके साथ सताक्षी सुरक्षित रहेगी। सराय में उसे ठहराना उचित न था। सराय वापस आकर सबने भोजन किया और अधीश उन्हें अपनी यात्रा के बारे में बताता रहा। उसने सताक्षी के विषय में भी अपनी सफाई दी। वो अब भी सकुचा रहा था। ये देखकर आचार्य कश्यप मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है अधीश। मैं जानता हूं कि जो भी तुमसे मिलता है तुमसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। ये तो एक युवा स्त्री है, भावनाओं से भरी हुई। यदि ये अपना हृदय तुम पर हार चुकी है तो उसकी भावनाओं का सम्मान करो। अधीश ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आचार्य ने उसे बीच में ही टोक दिया। अभी तुम भी काफी थक गए होगे, आराम करो,
कल हम तरंगम के लिए निकलेंगे। उसके बाद इस बारे में विचार करेंगे। अधीश और बाकी सभी उनकी बात मानकर अपने अपने कमरे में चले गए। बटुक, आचार्य और बलवीर तो 3-4 दिन से सोए ही नहीं थे, सो लेटते ही सो गए। समीर भी कई दिनों से नींद के लिए तरस रहा था। वो भी तकिए पर सर रखते ही गहरी नींद में डूब गया। लेकिन अधीश की आंखों में नींद नहीं थी। तरह तरह के विचार उसके मन को मथ रहे थे। सताक्षी यहां क्यों आई? क्या उसने उचित किया? अब मैं क्या करूंगा? फिर दूसरा विचार आया, मेरा मंत्र, वो तो सिद्ध हुआ ही नहीं। बलवीर जी ने भी इस बारे में कुछ कहा नहीं। क्या मुझे फिर से प्रयास करना पड़ेगा? अभी वो इस समस्या पर विचार कर ही रहा था कि उसे घर की याद आने लगी। अमृत कैसी होगी और माधवी, देवयानी के बिना वे दोनों बच्चों को और महल को कैसे संभालती होंगी? और वो सपना कैसा था? हे ईश्वर, सब ठीक करना। उसने सांस छोड़ी। यही सब सोचते सोचते कब सवेरा हो गया उसे पता ही नहीं चला। आचार्य ने उसे तैयार होने को कहा और कुछ ही देर बाद वे सब बलवीर के साथ उनके दिव्य रथ में बैठकर तरंगम की ओर चल पड़े। इस बार सताक्षी भी उनके साथ थी। उधर भाग्य नगर में अपने महल में बैठी रानी भाग्य लक्ष्मी आगे की योजना बना रही थी। लारा भी उसके पास ही थी। रानी ने पूछा, अब आगे क्या करना है लारा? लारा ने जवाब दिया, मेरा उद्देश्य है चंदा को खोजकर उसे उसके किए की सजा देना, और आप चाहती हैं कि राजकुमार वीरभद्र को वापस लाया जाए, है ना? भाग्य लक्ष्मी ने कहा, हाँ लारा, मैं यही चाहती हूं, लेकिन मैं चंदा को भी सबक सिखाना चाहती हूं। उसने मुझे, तुम्हें, वीर और न जाने किस किस को कष्ट पहुंचाया है, लेकिन हम उसे खोजेंगे कहां? लारा बोली, मुझे कुछ कुछ अंदाजा है कि वो कहां हो सकती है, और उसे खोजना जरूरी है, क्योंकि वही है जो अपना जादू तोड़कर राजकुमार को बाहर निकाल सकती है। यह सुनकर रानी उत्साहित होकर बोली, सच में लारा, क्या तुम्हें पता है वो कहां है? चलो हम जल्दी ही उसे खोजकर यहां ले आते हैं। लारा ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, हाँ मुझे पता तो है, लेकिन वो दूसरी दुनिया में है। उस दिन अधीश को वापस भेजते वक्त जब मैं ध्यान केंद्रित कर रही थी तो मुझे चंदा की एक झलक दिखाई दी थी। वो हमेशा ही मेरे ध्यान में रहती है, इसलिए दिमाग ने एकाग्र होते ही पहले उसे खोजा, लेकिन ये पहली बार हुआ कि उसकी स्पष्ट तस्वीर दिखाई दी। दूसरी दुनिया का नाम सुनकर ही रानी का उत्साह फीका पड़ गया। बुझे स्वर में वो बोली, मुझे तो आज तक ये दूसरी दुनिया का चक्कर नहीं समझ आया। अब कहो कैसे हम उस तक पहुंचेंगे? लारा ने उसे समझाते हुए कहा, रानी साहिबा, आप ये मान लीजिए कि समय एक अनंत आकाश की तरह है। जैसे समय अलग अलग जगह पर अलग अलग रंग दिखाता है, कहीं धूप, कहीं छांव, कहीं बारिश, कहीं दिन तो कहीं रात, ठीक उसी तरह समय भी अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। इन्हीं हिस्सों को हम दूसरी दुनिया कहते हैं। अब बस मुझे ये पता लगाना है कि वो किस दुनिया में है। रानी ने पूछा, और वो तुम कैसे पता लगाओगी? लारा ने जवाब दिया, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे पता लगाऊंगी। एक बार फिर उसी स्थान पर जाकर देखती हूं, शायद कुछ सहायता मिले। क्या लारा चंदा का पता लगाकर उसे वापस ला सकेगी? क्या अधीश अपनी दुविधा से बाहर आ सकेगा? और सताक्षी इस तरह उसके साथ क्यों चली आई थी? कहीं यह अधीश को फंसाने के लिए चली गई एक चाल तो नहीं? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।